बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। कंप्यूटर साइंस के कोर्स के अंदर हम क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 9 तक डिस्कस कर चुके थे, यानी 8वें चैप्टर से हमने सी लैंग्वेज को स्टार्ट किया था। तो 8वें चैप्टर से हम उसके प्री डेफिनेशंस वगैरह जो थी वो देख चुके थे, सी के बारे में हाउ नो हमारी हो चुकी थी, और साथ में हमने उसके 9वें चैप्टर के अंदर हम थोड़ा बहुत उसके बारे में, यानी उसके सिंटैक्सेस वगैरह के बारे में, उसकी डाटा टाइप्स वगैरह के बारे में वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमने 10वें चैप्टर के अंदर जो इनपुट और आउटपुट के बारे में डिस्कस करना है, यानी सी के कंपाइलर के अंदर जेनेरिकली अगर हम बात करें इनपुट और आउटपुट के कॉन्सेप्ट की, वो तो हम जानते हैं कि हम कहते हैं कि मतलब जो हम कंप्यूटर को डाटा दे रहे होते हैं वो हमारा इनपुट कहलाता है, और कंप्यूटर हमें जो रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा होता है वो हमारे आउटपुट्स कहलाते हैं। यहाँ तक तो बात हमारी ठीक है, हम मतलब पढ़ चुके हैं कि इनपुट और आउटपुट क्या होती हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं। और अब हम देखते हैं कि कंपाइलर यानी टर्बो सी के इंटरफेस के अंदर, कंपाइलर को यूज़ करते हुए हम इनपुट क्या करेंगे और आउटपुट हमें क्या मिलेंगे। इनपुट की अगर हम कंपाइलर के अंदर बात करें तब भी बात ऐसे होगी कि कंसोल स्क्रीन के ऊपर जो भी डाटा हम राइट कर रहे होंगे वो हमारा इनपुट होगा, और उस डाटा के अकॉर्डिंग हमें जो रिजल्ट्स मिल रहे होंगे वो रिजल्ट्स हमारे आउटपुट्स होंगे। अब कंसोल स्क्रीन के ऊपर जब हम बैठे होते हैं तो नॉर्मल हम बहुत सारे डिवाइसेस हैं, वैसे तो कीबोर्ड, वैसे तो इनपुट के लिए, और बहुत सारे डिवाइसेस हैं आपके पास आउटपुट के लिए। लेकिन अगर हम बात करें कंपाइलर में बैठे हुए तो हमारी मोस्ट जो मतलब फ्रीक्वेंट यूजेबल की होती है या यूजेबल डिवाइस होती है वो आपकी कीबोर्ड होती है आउटपुट के इनपुट के लिए। जबकि आउटपुट के लिए आपके पास क्या होती है, मॉनिटर होता है सामने, जो भी हम टाइप कर रहे होते हैं रिजल्ट्स वगैरह कंसोल स्क्रीन के, उसी मॉनिटर के थ्रू हमें डिस्प्ले हो रहे होते हैं। तो इनपुट और आउटपुट के लिए हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारा कीबोर्ड और मॉनिटर होते हैं। और कंसोल स्क्रीन के अंदर जब हम कोड कर रहे होते हैं, स्क्रीन के अंदर जब हम कोड कर रहे होते हैं, यानी इंटरफेस के अंदर जब हम कोडिंग लिख रहे होते हैं, तो हम इस इनपुट और आउटपुट को परफॉर्म करवाने के लिए दो बेसिक लाइब्रेरी फंक्शंस यूज़ करते हैं, जिनको हम स्कैनफ और प्रिंटफ कहते हैं। यानी कोडिंग के अंदर, यानी हम जैसे हम पढ़ चुके हैं कि सी के सिंटैक्स के अंदर या सी के अंदर कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, कुछ की वर्ड्स होते हैं, कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। उन लाइब्रेरी फंक्शंस में से, उन रिजर्व वर्ड में से आपके पास क्या है, स्कैनफ और प्रिंटफ भी दो वर्ड्स हैं। दो वर्ड्स आपके, स्कैनफ आपका क्या होता है, जहाँ पे भी आपने इनपुट लेनी है वहाँ पे इनपुट लेने के लिए आपके पास क्या होगा, स्कैनफ का कीवर्ड यूज़ होगा, स्कैनफ का लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ होगा। जबकि जहाँ पे आपने आउटपुट करवानी है, जहाँ पे आपने रिजल्ट्स लेके आने हैं, वहाँ पे आपके पास क्या होगा, प्रिंटफ का कीवर्ड या प्रिंटफ का लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ होगा। तो हमने यहाँ तक देखा कि इनपुट और आउटपुट हम कंपाइलर के अंदर कैसे कर रहे होंगे। हम कंपाइलर के अंदर कोड लिखेंगे जब, तो वहाँ पे हम स्कैनफ का कीवर्ड या लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ करेंगे, और जब हमें रिजल्ट्स डिस्प्ले करवाने होंगे जहाँ पे, वहाँ पे हम प्रिंटफ का लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ करेंगे। और जो हम कीबोर्ड से बेसिकली हम इनपुट जो दे रहे होते हैं वो कीबोर्ड से दे रहे होते हैं, और जो रिजल्ट्स हमें मिल रहे होते हैं वो मॉनिटर के थ्रू मिल रहे होते हैं। हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि हमारे पास प्रिंटफ फंक्शन होता है क्या। To see the results of a program execution, we must have a way to specify what variables values should be displayed. यानी अगर हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के रिजल्ट्स को देखना चाहते हैं, यानी हमें मतलब रिजल्ट क्या मिलेंगे, इनपुट तो हमने दे दिया, आउटपुट के तौर पर हमें जो रिजल्ट्स मिलेंगे उन रिजल्ट्स के अंदर एग्जीक्यूशन के दौरान, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान हमें जो रिजल्ट्स मिलेंगे उन रिजल्ट्स के वेरिएबल्स कौन कौन से यूज़ हुए हैं और उनकी वैल्यूज़ क्या क्या हैं, वो देखने के लिए हम एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ करते हैं जिसका नाम हमारा प्रिंटफ होता है। तो प्रिंटफ आपका क्या होता है, जहाँ जो रिजल्ट्स आपको डिक्लेयर कर, मतलब रिजल्ट्स आपके पास आपके सामने लेके आता है। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, is used to specify the format in which the value of a variable should be displayed on the screen। यानी आपके पास वैल्यूज आती हैं, तो वैल्यूज भी आपकी डिफरेंट तरह की होती हैं। जैसे हमने शुरू शुरू के अंदर डाटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब देखें फॉर्मेट स्पेसिफायर का डाटा टाइप के साथ बहुत बड़ा टाइप क्या होती है। हमने कहा था कि हम जो भी डाटा प्रोग्राम के अंदर यूज़ करने वाले होते हैं उसको पहले हम डिक्लेयर करवाते हैं। जब तक हमारा डाटा प्रॉपर्ली डिक्लेयर्ड नहीं होगा तब तक हम उसको प्रोग्राम के अंदर सही तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। जब तक मतलब यूज़ तो कर लेंगे लेकिन रिजल्ट्स को हमें कोई मतलब एक सही तरीके से पता नहीं होगा कि किस तरह का डाटा हम यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के रिजल्ट्स आएंगे। तो रिजल्ट्स के लिए जब भी हम ऊपर डिक्लेरेशन कर रहे होते हैं, यानी पहला काम आपका यही होता है कि आपने डिक्लेरेशन करनी होती है।
डिक्लेरेशन के अंदर आपको डाटा टाइप भी डिक्लेयर करनी होती है। एक बात, जब आप डाटा टाइप डिक्लेयर कर लेते हैं तो उस डाटा टाइप के लिए आपके पास क्या होता है, प्रिंटफ के अंदर लाइब्रेरी फंक्शन को जैसे हम यूज़ करते हैं, प्रिंटफ के अंदर हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर भी उसी डाटा टाइप का देना होता है ताकि रिटर्न में आपको वही वैल्यू वहाँ पे उसी टाइप की वैल्यू आपको एज एन आउटपुट मिले। मैं बात एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि आपको डाटा टाइप के दौरान आपको वो एक वैल्यू क्या करनी होती है, मतलब डाटा टाइप या डिक्लेरेशन के दौरान जो आप डाटा टाइप यूज़ कर रहे होते हैं उसी डाटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको यूज़ करना होता है प्रिंटफ के फंक्शन के अंदर या प्रिंटफ के लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर। क्यों? क्योंकि आपने जिस टाइप का डाटा इंसर्ट करवाया है, आपने इनपुट दी है, उसी टाइप की आउटपुट आपको डिस्प्ले हो सके। जैसा कि अगर फ़र्ज़ करें कि हमने क्या किया है, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है, यानी इंट एक्स हमने डिक्लेयर करवाया है और उस एक्स को हमने अगले स्टेप में कह दिया कि 5। अब 5 क्या है कि इंटीजर है और ऊपर आपने डिस्प्ले भी डिक्लेरेशन भी किस चीज़ की करवा दी है, डिक्लेरेशन भी आपने इंटीजर टाइप की करवा दी है। अब जब आप प्रिंटफ के अंदर रिजल्ट लेके आएंगे, अब जाहिर है आपको रिजल्ट्स भी किस में मिलेंगे, रिजल्ट्स भी आपको इंटीजर टाइप के ही मिलेंगे। तो वहाँ पे आपको ऐसा समझ लें कि एक फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना पड़ेगा जिसका मतलब क्या हो कि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आए कोई, तो उसके लिए आपके पास क्या होता है, %d। यहाँ के मैं एग्जांपल के अंदर भी आपको मज़ीद बताऊंगा और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपके पास इंटीजर के लिए आपके पास क्या होता है, %d होता है। अगर आपने फ्लोटिंग पॉइंट यानी डेसिमल्स वगैरह को यूज़ करना है तो उन डेसिमल्स वगैरह के लिए आपके पास क्या होता है, उन डेसिमल्स के लिए आपके पास %f होता है। और अगर आपने कोई करैक्टर्स वैल्यूज़ यूज़ करनी है तो उन करैक्टर वैल्यूज़ के लिए आपके पास क्या होता है, %c होता है। इस तरह से आपके पास क्या होते हैं, कुछ फील्ड विड्थ या फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स होते हैं, यानी कुछ फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स होते हैं। अब इनका मकसद क्या होता है, इनका मकसद होता है द नंबर ऑफ कॉलम्स यूज्ड टू डिस्प्ले ए वैल्यू स्क्रीन इज रेफर्ड एज एन फील्ड विड्थ वेरिएबल्स। यानी आपके क्या होते हैं, कुछ आपके ऐसे होते हैं कि आपकी स्क्रीन के ऊपर कितने कॉलम्स आए, यानी आपने पहले से जैसे इनपुट देनी है, आउटपुट देनी है, पूरी की पूरी स्क्रीन नहीं आ रही होगी, आता नहीं आपको ये इनपुट लेने के लिए पूरी की पूरी स्क्रीन के ऊपर आपकी आउटपुट नहीं आ रही होगी। एक स्पेसिफिक एरिया होगा, कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स होंगे जहाँ पे आपके पास क्या होगी, आपकी इनपुट डिस्प्ले मतलब आ रही शो हो रही होगी और कुछ आपकी आउटपुट डिस्प्ले हो रही होंगी। तो वो विड्थ स्पेसिफायर होते हैं, यानी कितनी विड्थ आपको मिलेगी, कितने कॉलम्स आपको मिलेंगे, उसको स्पेसिफाई करने के लिए आपने क्या करने होते हैं, आपके पास फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स होते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स आपके दो तरह के होते हैं, कुछ आपकी फॉर्मेटिंग इंटीजर्स के लिए होते हैं और कुछ आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए होते हैं। तो फॉर्मेटिंग इंटीजर्स से आपको क्या मिलता है, फॉर्मेटिंग इंटीजर से आप जब भी करते हैं तो आप अपनी मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ वो वैल्यू जितने कॉलम्स आपको चाहिए वो साथ में आपको करना होता है, सिर्फ इतना कि आप वो वैल्यू इंसर्ट करवा देते हैं। जैसे आपने जहाँ पे आप एग्जांपल के अंदर देखें, प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमास एरिया इक्वल टू %4d। तो %d तो आपका एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर का, लेकिन %4 4 मीन्स के आपको 4 कॉलम्स चाहिए, 4 मीन्स के आपको 4 कॉलम्स चाहिए। तो ये 4 आपका क्या है, ये आपका विड्थ स्पेसिफायर है जो कि फॉर्मेट स्पेसिफायर के %d और परसेंट सिंबल के अंदर लगा हुआ है, यानी d और परसेंट सिंबल के दरमियान में आएगा। ये आपने हमेशा याद रखना है कि फॉर्मेटिंग इंटीजर्स आपके पास, जब भी आप इंटीजर्स की फॉर्मेटिंग कर रहे होंगे तो आपका जो वैल्यू होगी, आपकी जो न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड होगा, ये आपका परसेंट के सिंबल और डी के दरमियान में आएगा। अब ये अक्सर औकात एमसीक्यूज में भी अगर पूछ लिया जाए कि आपका जो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग इंटीजर्स क्या हैं, या आपकी एक स्ट्रिंग या एक इंटीजर की फॉर्मेटिंग सही तरह से कौन से वाली है, वहाँ पे आपके पास 4 दे देता है, 4%d %4d। इस तरह से आपके पास 2-3 कंफ्यूजिंग आंसर हो सकते हैं। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो ये आपकी न्यूमेरिक मैग्नीट्यूड होता है ये आपका परसेंट और 4% और डी के दरमियान में आता है।
एक बात कुछ इसी तरह के आपके पास क्या होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी होते हैं। अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का आपको अंदाज़ा है कि फ्लोटिंग पॉइंट से क्या मुराद होता है, आपकी न्यूमेरिकल फ्लोटिंग पॉइंट से, या फ्लोटिंग पॉइंट्स आपके कौन से हो सकते हैं, आपके पॉइंट वाले इंटीजर्स हो गए, या पॉइंट वाले नंबर्स हो गए, या डेसिमल नंबर्स हो गए। अब इसके अंदर आपके पास होता सिर्फ इतना है कि इंटीजर्स, उसके अंदर फ़र्क इतना होता है कि जहाँ पे आपके पास 4 है वहाँ पे आपके पास कोई एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आ जाती है, जैसे 4.5, 6.5, 3.2 इस तरह की वैल्यू आ जाती है। जबकि परसेंट और डी क्या हो जाता है, हट जाता है, और डी के साथ क्या है कि अब मैंने ऊपर पहले आपको बताया कि फ्लोट के लिए आपके पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो एफ होता है। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा, एफ आपका एज एन फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा। तो एरिया मतलब अगर इसका अगर बनाना चाहें हम, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का बनाना चाहें, तो प्रिंट एफ आपके पास क्या होगा, एरिया परसेंट 4.5 एफ और एरिया, वैसे वैसे आपके आ जाएगा। तो इस तरह से आपके क्या करते हैं, आपके फॉर्मेटिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स वर्क करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल कोड की हुई है। इस एग्जांपल के अंदर हम थोड़ा सा एक रिवाइज कर लेते हैं पिछली चीज़ों को भी, और एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने बना लिया कि एक प्रोग्राम है जो कि दो मतलब एरिया कैलकुलेट करता है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट और विड्थ होता है, यानी आपसे यूज़र से क्या लेगा, हाइट भी लेगा, विड्थ भी लेगा, और आपको एरिया डिस्प्ले करवा देगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि हैश सिंबल इंक्लूड और स्टूडियो डॉट stdio डॉट एच, पहली चीज़ मैंने आपसे कहा था कि इंक्लूड आपका क्या होता है, आपका एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। यानी आपके दो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की बात की थी हमने, एक इंक्लूड की थी, एक डिफाइन की थी। तो इंक्लूड आपका क्या है, आपका एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। stdio.h क्या है आपके पास, studio आपकी लाइब्रेरी फाइल है, जबकि h आपकी क्या है, एक्सटेंशन है। लाइब्रेरी फाइल की एक्सटेंशन क्या है, .h है। studio आपकी लाइब्रेरी, इंक्लूड आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और आपके तमाम के तमाम ये दो ही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, वो आपके हैश सिंबल से ही स्टार्ट होते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपका मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। वॉइड मेन मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने आपसे कहा था कि आप खाली वॉइड मेन वॉइड भी लिख सकते हैं, मेन भी लिख सकते हैं खाली, ठीक है, लेकिन इसके अंदर इसके लास्ट में आपने सेमीकोलन नहीं लगाना। आप कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन करने के बाद पहला स्टेप आपका क्या होगा, आपका डिक्लेरेशन होगा। पहला आपका डिक्लेरेशन होगा, यानी आपने अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है कि वो वेरिएबल्स आपके किस टाइप के हैं। क्या वो वेरिएबल्स आपके किस टाइप के हैं, यानी आपने उसकी पहले ही बात करनी है कि वो डाटा टाइप क्या है, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं और उनकी डाटा टाइप क्या है। यहाँ पे आपने उनकी डिक्लेरेशन कर लेनी है। अब इस डिक्लेरेशन के अंदर हमने कहा कि इंट हाइट विड्थ एरिया, हमने तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए जो कि तीनों ही इंटीजर टाइप के हैं। आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, इंट हाइट, इंट विड्थ, इंट एरिया, इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर आप एक में लिखेंगे तो कॉमास लगा दें बीच में, कोई इशू नहीं है, सेमी कॉलन नहीं लगाना है, कॉमा लगाना है। इंट हाइट विड्थ एरिया, तीन वेरिएबल्स जो कि इंटीजर टाइप के हैं। अब यहाँ पे मैंने डाटा टाइप इसकी डिक्लेयर करवा दिया इंटीजर, तो आपने ये बात याद रखनी है कि डाटा टाइप इंटीजर डिक्लेयर हो गई। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनकी इनिशियलाइजेशन। पहला काम क्या होता है, डिक्लेरेशन, दूसरा काम क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन के अंदर मैंने हाइट को कहा कि हाइट मेरी क्या है, 5 है, और विड्थ मेरी क्या है, 4 है। तो हाइट को मैंने इनिशियलाइज करवा दिया 5 से, और विड्थ को इनिशियलाइज करवा दिया 4 से। अब यहाँ पे मेरी डिक्लेरेशन भी कंप्लीट और इनिशियलाइजेशन भी कंप्लीट, तो मैं किसकी तरफ, प्रोसेसिंग की तरफ। एरिया इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये मेरे पास फार्मूला होता है कि लंबाई ज़रब चौड़ाई वाला, तो हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ। जब यहाँ पे प्रोसेसिंग हो जाएगी, मीन्स के एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, तो मुझे करना क्या है, उस एरिया का रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है। तो यही फंक्शन हम पीछे पढ़ रहे थे, तो मैं कौन सा रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास बेसिक फंक्शन कौन सा है, प्रिंटफ। तो मैंने लगा लिया प्रिंटफ। प्रिंटफ लगाने के बाद एरिया ऑफ ए स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ए स्क्वायर मैंने की ये एक स्टेटमेंट लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है, और जो भी चीज़ आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होके आएगी, वो एग्जीक्यूट नहीं होती सिवाय आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर के, ठीक है। एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर के बाद फॉरन मैंने क्या लगाया, इक्वल टू के बाद परसेंट डी लगाया है। अब ये परसेंट डी क्या है,
अब ये %d आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि आपकी इंट वाली वैल्यू, जो आपने इंटीजर का जो आपका रिजल्ट होगा, जो बता रहा है कि आपकी एक इंटीजर वैल्यू आएगी एरिया के अंदर, और एरिया के अंदर आपका जो ऊपर मतलब सेकंड लास्ट लाइन के अंदर जो एरिया कैलकुलेट हुआ है, जैसे कॉमा लगा के एरिया लिखा है, तो वो एरिया यहाँ पे आके पेस्ट हो जाएगा, यानी कि जो कैलकुलेट होगी। %d का सिंबल क्या बता रहा होगा? फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो ये बता रहा होगा कि आपके पास कौन सी इंटीजर होगी, फ्लोट होगी या इंटीजर होगी, फ्लोट होगी या कैरेक्टर वैल्यू होगी, और आपके पास क्या होगा, एरिया के अंदर वो वैल्यू वहाँ पे आके डिस्प्ले हो जाएगी। अब एक मज़े की बात कि %d हमने लगा दिया, फर्ज किया कि मैंने इसको इनिशियलाइज करवा दिया था इंट के साथ ही, और हाइट को मैंने फ्लोट मतलब करवा लिया था, और विड्थ मेरी ऐसी ही थी। तो अगर फर्ज कर लेते हैं कि रिजल्ट मेरे पास यहाँ पे अब देखें 4 5 द 20 आ रहा है, तो 4 5 द 20 की बजाय 20.5 आता। तो यहाँ पे जब मैंने %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है और आगे मैंने एरिया यूज़ किया है, तो रिजल्ट के अंदर वो 20.5 ना आता, %d की वजह से, जो कि इंटीजर का है, और इंटीजर की वजह से 0.5 इग्नोर हो जाता और 20 आता आंसर के तौर पर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे %f यूज़ करवाता, तो एग्जैक्ट मेरे पास 20.5 आंसर आता। तो इस चीज़ को भी आपने याद रखना है कि ये आपकी फ्लोटिंग पॉइंट्स जहाँ पे आ जाएँ, वहाँ पे आपके पास %f यूज़ करना ज़रूरी होता है। अब आउटपुट के अंदर आपको क्या मिल रहा है? एरिया ऑफ स्क्वायर आपका 20 ही आपको मिल रहा है। तो सबसे पहले आपने मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, लाइब्रेरी फाइल्स, मेन फंक्शन, फिर आपने डिक्लेरेशन करनी है, इनिशियलाइजेशन करनी है, प्रोसेसिंग करनी है, और फिर आपने उसको आउटपुट करवा देना। नेक्स्ट आपके पास क्या है? एस्केप सीक्वेंसेस। एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं? एस्केप सीक्वेंसेस आपके पास कुछ ऐसे मतलब कीवर्ड्स समझ लें, या मतलब कुछ ऐसे टैब्स हैं या कुछ ऐसे मतलब वर्ड्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अपनी आउटपुट को स्टाइल दे सकते हैं, यानी हम अपने आउटपुट को डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी इस एस्केप सीक्वेंसेस आर यूज्ड टू डिज़ाइन द आउटपुट इन रिक्वायर्ड वे, यानी आपको जिस तरह की आउटपुट जिस डिज़ाइन में चाहिए होती हैं, उसी तरह से आप उनको वो कर सकते हैं, बना सकते हैं, और ये बैक स्लैश के साथ ही हमेशा यूज़ होते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे एक हमारे पास फॉर्मल सा है कि बैक स्लैश एन, ये हमारा एक क्या है, एस्केप सीक्वेंस है। इस एस्केप सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि बैकस्लैश n यानी न्यू लाइन, यानी जिस लाइन के ऊपर अब कर्सर मौजूद है, अब कर्सर फौरन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया, यहाँ पे मैंने 1 प्रेस किया और फिर मैंने क्या प्रेस कर दिया, इसके फौरन ही आगे मैंने बैकस्लैश n दे दिया। तो जैसे ही कंपाइलर इसको रीड करेगा, ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया, फिर मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर बैकस्लैश n दिया, ये फिर न्यू लाइन, यानी उस लाइन को ये क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, और कर्सर हमेशा न्यू लाइन के ऊपर चला जाएगा। इसकी जगह पे हम कभी एंडल का लफ्ज़ भी यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन वो हम यूज़ कर रहे होते हैं C++ के अंदर, और ये आपका क्या है, एस्केप सीक्वेंस है, यानी मल्टीपल वेज हैं कर्सर को मूव करवाने के लिए, लेकिन ये आपका क्या है, एस्केप सीक्वेंसेस के थ्रू भी हम ये काम ले सकते हैं। अगर इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और तरीके से देखें, कि अगर हम एक दूसरा देखें, जैसे हम टी यूज़ करते हैं, ये क्या होता है, टैब होता है, और टैब का मतलब क्या होता है, टैब हमारे पास स्पेस छुड़वाने के लिए यूज़ होता है। तो \t हमने यूज़ किया, ये हमारा टैब का होता है, और टैब का मतलब क्या होता है, टैब बेसिकली स्पेस तो हम स्पेस बार से भी लेके जा सकते हैं, लेकिन टैब से तकरीबन 4 स्पेसेस की जगह एक ही की स्ट्रोक के ऊपर हमें मिल जाती है। यानी अगर हमने की को एक दफ़ा स्ट्राइक टैब की को एक दफ़ा स्ट्राइक किया है, तो वो इतनी स्पेस छोड़ देगा कि हम 4 दफ़ा एक स्पेस बार को स्ट्राइक करें। तो इसी तरह से अगर हमें फ़र्ज़ किया आउटपुट इस तरह चाहिए, जैसे 1, तो मुझे ऐसे टैब प्रेस किया तो 4 स्पेसेस की बजाय, लेकिन वहाँ पे क्योंकि कंसोल के अंदर हम ये टैब वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, \t लगाना पड़ेगा, तो आउटपुट के अंदर वो हमें इतनी जगह छोड़ के दे देगा, फिर इतना, फिर इस तरह से, और इस तरह से। तो ये इस तरह से आपके क्या कर रहे होंगे, एस्केप सीक्वेंसेस वर्क करेंगे। एक दफ़ा इसको रिकैप कर लेते हैं कि आपके पास इनपुट आउटपुट करवाने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ कीबोर्ड और मॉनिटर होता है। बेसिकली कीबोर्ड से हम क्या दे रहे होते हैं,
इनपुट दे रहे होते हैं और मॉनिटर से हमें आउटपुट मिल रही होती है। अब कंसोल के अंदर हमारे पास स्कैनफ और प्रिंटफ दो कंसोल के अंदर स्कैनफ और प्रिंटफ हमारे क्या होते हैं, दो लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जो कि हमारा इनपुट और आउटपुट का काम कर रहे होते हैं। प्रिंटफ क्या होता है, आपके जो भी रिजल्ट्स होते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद जो भी रिजल्ट्स बन रहे होते हैं वो रिजल्ट्स आपको डिस्प्ले करवाने में डिस्प्ले करवा के देता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर आपका क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर आपकी वैल्यू को या वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू बनेगी उसको डिस्प्ले करवाने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे आपके क्या हैं, डिफरेंट किस्म के परसेंट डी, परसेंट एफ, परसेंट सी हैं। और फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, ये आपकी विड्थ स्पेसिफाई करते हैं कि आपको आउटपुट के लिए कितनी विड्थ चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए। अब इनमें आपके पास मजीद दो तरह की चीज़ें होती हैं, फॉर्मेटिंग इंटीजर्स होते हैं और फॉर्मेटिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं। इंटीजर से मुराद क्या होता है कि आपको इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले करवाएंगे, इंटीजर वैल्यू जितनी आप क्या करवाएंगे, विड्थ लेके आएंगे, जैसे एरिया इज इक्वल टू परसेंट फोर डी। और फ्लोटिंग पॉइंट की अगर बात करें तो इसमें आपके क्या कौन से नंबर्स होंगे, आपके पॉइंट वाले नंबर होंगे। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल, इसके अंदर हमने क्या किया, एरिया कैलकुलेट किया इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन वगैरह करने के बाद, और यहाँ पे मैंने आपको ये परसेंट डी का ये फॉर्मेट स्पेसिफायर दिखाया और ये प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करके दिखाया। नेक्स्ट आपके पास क्या है, स्केप सीक्वेंसेस हैं। स्केप सीक्वेंसेस आपके आउटपुट को डिज़ाइन करवाने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको न्यू लाइन और टैब का फंक्शन परफॉर्म करके दिखाया। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम, अगर आपकी इसकी रिकॉर्डिंग को क्यूरी है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए या ईमेल कर दीजिए या कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको इस चीज़ को कवर करवा दूंगा। और नेक्स्ट हम स्कैनफ फंक्शन को ख़त्म पढ़ के ये चैप्टर एंड कर देंगे और फिर हम नेक्स्ट मूव कर जाएंगे 11वें चैप्टर्स के अंदर। और उसके लिए आपने अपने कंप्यूटर के अंदर लाजमी तौर पर अपने टर्बो सी का कंपाइलर यूज़ कर लेना है या इंस्टॉल कर लेना है। और उसको इंस्टॉलेशन के दौरान में अगर आपको कोई मसला आ रहा है तब भी आप मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा काम होगा वो हम प्रोग्राम्स, क्योंकि 11वें चैप्टर के अंदर सारे प्रोग्राम्स होंगे तो हम उसको कोड करके उसी हिसाब से ही पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।